जब बिहार के बाहुबलियों की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, शहाबुद्दीन। लेकिन आज मैं आपको बिहार के उस बाहुबली की कहानी सुनाऊंगा जिनके सामने सिवान के साहब कभी एक लड़का भर थे। और जब उस बाहुबली ने राजनीति में कदम रखा था तो पूरे राज्य की राजनीति में तहलका मच गया था। सारे रंगबाज उस बाहुबली को सलाम ठोकते थे, यहां तक कि खुद शहाबुद्दीन भी उसका कहा मानते थे। और जब पहली बार दोनों की मुलाकात हुई तो बिहार में नया अध्याय लिखा गया। यह बात 80 से 90 के दशक वाले बिहार की है। उस समय शहाबुद्दीन 19-20 साल के ही थे। उस वक्त वो पटना में अपने एक मित्र के पास ठहरे हुए थे। उस समय पटना में सबसे बड़ा और नामी होटल था चाणक्य होटल। तो एक दिन शहाबुद्दीन को उनके एक दोस्त टुन्ना गिरी ने बताया कि वो किसी से मिलने के लिए चाणक्य होटल जा रहे हैं। बस शहाबुद्दीन भी उनके साथ हो लिए। वहां जाकर पता चला कि टुन्ना गिरी मिल रहे थे उस समय के बिहार के सबसे नामी बाहुबली काली पांडे से। ये वही काली पांडे थे जिनके लिए शहाबुद्दीन खुद स्टेन गन लेकर बूथ लूटने जाते थे। गोलियों की बौछार होती थी, खून बहता था, लेकिन राजनीति चलती रहती थी। 80-90 के दशक के बिहार के जरायम के जगत में उनका नाम सुनकर बड़े बड़े माफिया भी 2 बार सोचते थे कि कुछ कहे कि ना कहे। तो जीन्स टी शर्ट पहने 20 साल के शहाबुद्दीन का परिचय जब उनके मित्र टुन्ना गिरी ने काली पांडे से करवाया तो जानते हैं काली पांडे शहाबुद्दीन को देखकर क्या बोले। वो शहाबुद्दीन को देखते ही चौंक गए और बोले, यह शहाबुद्दीन बा, मर्दे नयका पुरनका सबके पछाड़ ले बा। मतलब तब तक शहाबुद्दीन के चर्चे काली पांडे तक पहुंच चुके थे, जबकि वो सिवान के नहीं थे। काली पांडे से शहाबुद्दीन की यह पहली मुलाकात थी और धमाकेदार मुलाकात थी। लेकिन जो काली पांडे बिहार के बाहुबलियों के लिए गुरु बन चुके थे ना, उन्हें आगे शहाबुद्दीन की जरूरत पड़ती है। इन दोनों का गठजोड़ क्यों हुआ और उसका असर क्या हुआ वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं काली पांडे की। तो देखिए, काली पांडे जो है ना, बिहार के वो पहले बाहुबली है जिनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। सुनने में तो यही आता है कि प्रतिघात फिल्म जो है वो काली पांडे के आतंक पर ही बना था। लेकिन आगे वक्त बदला, जो नाम कभी अपराध की दुनिया में गूंजता था वही राजनीति की गलियों में सुनाई देने लगा। आज तो आलम यह है कि जेल की सलाखों के पीछे की जिंदगी और कोर्ट कचहरी के मामलों से निकलकर काली पांडे आज एक सम्मानित राजनेता बन चुके हैं। और ये सफर आसान नहीं था। गोपालगंज के इस दबंग नेता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। और आगे तो अभी आप ये कहानी भी जानेंगे कि शहाबुद्दीन दोबारा उनकी जिंदगी में एंटर कैसे किए, वो भी स्टेन गन के साथ। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काली पांडे जो है वो सिवान के नहीं थे, वो बिहार के ही थे। गोपालगंज जिले में रमजीता गांव है, वहां के रहने वाले थे। 80-90 के दशक में उन्होंने उत्तर बिहार के इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। उनके नाम का खौफ इतना था कि विरोधी उनके सामने आने से भी कतराते थे। लेकिन आम जनता के लिए काली पांडे एक रॉबिन हुड थे। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा राजनीति का अहम हिस्सा रहा है और काली पांडे ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ब्राह्मणों के बीच उनकी मजबूत पकड़ थी। इलाके में न सिर्फ वो बाहुबली थे बल्कि ऐसे नेता थे जिनकी गाड़ियों का काफिला कभी छोटा नहीं होता था। दर्जनों गाड़ियां, 50 से ज्यादा राइफलधारी बॉडीगार्ड और एक रौबदार अंदाज, यही उनकी पहचान बन चुकी थी। विरोधी कहते थे कि लोग उनसे डरते हैं, लेकिन उनके समर्थक का कहना था कि लोग उनसे डरते नहीं बल्कि उनकी इज्जत करते हैं। 1984 का साल आया और काली पांडे ने तय कर लिया कि अब राजनीति में कदम रखना है, क्योंकि बाहुबली बनके तो पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। पुलिस प्रशासन सबका खतरा होता है, लेकिन राजनीति में घुसने के बाद ये सब कुछ बदल जाता है। उस समय तक ये बाहुबली के रूप में अपनी पहचान तो बना ही चुके थे, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने गोपालगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके चुनाव में खड़े होने की बात सुनकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विरोधी दलों में डर बैठ गया। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा बाहुबली नेता राजनीति में आए।
लेकिन कहते हैं कि काली पांडे को एक बार चुनाव जितवाने के लिए शहाबुद्दीन भी मैदान में उतरे थे, फर्जी वोट गिरवाने और बैलेट लूटने के लिए। असल में उन्हें काली पांडे ने ही बुलवाया था गोपालगंज में, क्योंकि काली पांडे शहाबुद्दीन के बाहुबल से तो वाकिफ ही थे कि सिवान में वो किस तरह का कांड कर चुके हैं, वो भी 19-20 साल की उम्र में ही। और फिर काली पांडे के सामने भी एक ऐसा चुनाव आया जहां ब्राह्मणों से तो उन्हें वोट मिलना तय था, लेकिन राजपूत और भूमियारों के वोट के लिए गरारी रुकी हुई थी। तब काली पांडे को शहाबुद्दीन याद आने लगे। फिर उन्होंने उनके दोस्त के जरिए संदेशा भिजवाया। कहते हैं कि उस दौरान टेलीफोन हुआ करता था और शहाबुद्दीन के घर पे टेलीफोन कई बार घंटों तक किया गया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। आखिर में किसी तरह उन तक खबर पहुंचाई गई और शहाबुद्दीन अपने लड़कों के साथ गोपालगंज पहुंच गए, जहां कहते हैं कि उनको एम्बेसडर गाड़ी भी दी जाती है, जिसमें खुद शहाबुद्दीन स्टेन गन लेकर बैठे हुए थे। स्टेन गन से वहां पर गोपालगंज में शहाबुद्दीन कहते हैं कि खूब गोलियां चलाई और काली पांडे के लिए बूथ भी लूटा। उस समय तक शहाबुद्दीन राजनीति में नहीं थे, इस वजह से काफी मुश्किल में भी पड़े, लेकिन काली पांडे के लिए ये गठजोड़ काम कर गया। चुनाव का नतीजा आया और सबको चौंकाते हुए काली पांडे चुनाव जीत भी गए। काली पांडे इतिहास रच चुके थे। उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले इकलौते लोकसभा सदस्य बन गए थे। यह बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की असली ताकत दिखाने वाला चुनाव था। जीत के बाद लोकसभा में उन्हें सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आगे चलकर एक समय ऐसा आया कि शहाबुद्दीन ने भी खुद यही रास्ता अपनाया। जीरादेई से चुनाव लड़कर पहले वो विधायक बने और आगे चलकर सिवान से सांसद भी बने और सिवान के साहब कहे जाने लगे। और जब तक शहाबुद्दीन इस ऊंचाई पर पहुंचे तब तक सिर्फ शहाबुद्दीन ही जाने जा रहे थे, सिवान से भी और बिहार से भी, कि एक बाहुबली ऐसा भी है जो राजनीति में भी ऐसा दमखम रखता है कि सामने लोग खड़े नहीं होते हैं। अब ये तो रही शहाबुद्दीन की बात। वापस चलते हैं काली पांडे की कहानी पर। अब काली पांडे की कहानी पर वापस से आऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और चैनल की शुरुआत हमने की है। अगर आप भी अध्यात्म की दुनिया में खोना चाहते हैं, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए सनातन कनेक्ट को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम यहाँ पर लौटते हैं कहानी में। तो देखिए, चुनाव जीतने के बाद काली पांडे की पहचान ना सिर्फ एक बाहुबली की नहीं रही, बल्कि एक सफल राजनेता की भी बन गई। राजनीति की दुनिया में उनका स्वागत किया गया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इधर काली पांडे की कहानी में आया 1989 का साल और बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई। गोपालगंज के एक और कद्दावर नेता नगीना राय राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव से कई लोग परेशानी में थे। इसी साल पटना जंक्शन पर नगीना राय पर बम से हमला हुआ। बिहार में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस हमले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। आरोप काली पांडे पर लगा। कहा गया कि इस हमले के पीछे उन्हीं का हाथ है, लेकिन कानून के दावपेच और सबूतों की कमी के कारण इस केस से वो बच गए। कहते हैं कि बाद में नगीना राय और उनके तरफ से ही कहा गया कि उन्हें ठीक तौर से नहीं पता है कि काली पांडे भी वहाँ थे या उनका कुछ है। तो पहले तो इल्जाम लगा, लेकिन बाद में वापस हो गए। तो इस तरह काली पांडे जो है इस केस से बच गए। फिर 1989 में ही काली पांडे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, राजीव गांधी का समर्थन किया और कांग्रेस में टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। लेकिन राजनीति में रिश्ते ज्यादा दिन तक कहां चलते हैं, एक ही जैसे नहीं रहते हैं। कुछ सालों बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ज्वाइन कर ली। 1999 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। एक जमाने में जो बाहुबली थे, अब वो पूरी तरह से राजनेता बन चुके थे, लेकिन उनके विरोधी उन्हें बाहुबली कहने से अब भी नहीं चूकते थे। काली पांडे पर हत्या, लूट, अपहरण जैसे संगीन आरोप लगे। पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे कोर्ट से बरी होते गए। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में आरोप लगना और उससे बच जाना कोई नई बात नहीं थी। कई राजनेताओं पर संगीन आरोप लगे, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिले तब तक वे दोषी नहीं पाए गए।
यही हाल काली पांडे का भी रहा। उनके खिलाफ कई केस चले, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला और वे हर मामले से बचते चले गए। कई सालों तक कांग्रेस और आरजेडी में रहने के बाद काली पांडे लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी जो कहा जाता है उनमें शामिल हो गए। दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने खुद उन्हें पार्टी में बुलाया था। एलजेपी में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया। ये वही पार्टी है जिसे आज की तारीख में चिराग पासवान संभाल रहे हैं। लेकिन राजनीति में अस्थायित्व कहाँ होता है, यानी कि परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। कुछ सालों बाद उन्होंने फिर से पार्टी बदली, एलजेपी छोड़कर वापस से वो कांग्रेस में आ गए। अब उनकी राजनीति धीमी हो चुकी है। काली पांडे की राजनीति उम्र का असर था या राजनीति का बदलता दौर, लेकिन काली पांडे अब अपने ही घर पर आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। अब बिहार की राजनीति आज भी बाहुबलियों के बिना अधूरी है। काली पांडे जैसे नेताओं की कहानी बस इस बात का सबूत है कि राजनीति और अपराध का रिश्ता कितना गहरा है। कभी बूथ लूट के लिए चर्चित रहे काली पांडे आज सम्मानित राजनेता बन चुके हैं। कभी गोलियों की गूंज से उनका नाम गूंजता था, आज राजनीति में उनकी शांत उपस्थिति दिखती है। आज की तारीख में शायद कोई जानता भी ना हो कि काली पांडे कौन थे, क्योंकि सिवान के शहाबुद्दीन ने साहब के तौर पर अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि उनके जुर्म और राजनीति के कॉम्बिनेशन के आगे बाकी सभी लोग जो बिहार के थे वो फीके पड़ गए। बाकी आप में से कौन काली पांडे के बारे में पहले से जानते थे वो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास और भी कुछ है बताने को तो वो भी कमेंट में लिखें। आज की इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और एक बात जो और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं अलग तरह की स्टोरी कर रहा था जो अभी ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, दिशा सालियान का केस हुआ, या फिर जज के घर से जो पैसा मिला जो जल गए थे, इस तरह का केस हुआ, मेरठ हत्याकांड मेरठ में जो हुआ, ये सभी केस में कवर कर रहा था। लेकिन मैंने देखा कि आपको इस तरह की ट्रेंडिंग जो क्राइम की स्टोरीज है उसे देखने में दिलचस्पी कम है, लेकिन शहाबुद्दीन दाऊद और इन सभी की कहानियां आप ज़्यादा पसंद करते हैं। कई लोग ये भी कमेंट करते थे कि तुम सिर्फ पुराने डॉन और गैंगस्टर की कहानी सुनाते हो, आज क्या चल रहा है तुम उस पर बात नहीं करते हो। मैंने कोशिश की, लेकिन लगता है कि आपको पसंद दाऊद और शहाबुद्दीन ही ज़्यादा है, तो मैं फिर से उन्हीं की कहानियाँ लेकर आऊँगा आप सभी के बीच। लेकिन बीच बीच में कोशिश करूँगा कि वो कहानी भी लेकर आऊँ। बाकी देखते हैं आपको क्या पसंद आता है, उसी हिसाब से आगे भी कहानी लेकर आऊँगा। तो इसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। बाकी मैं पंचम प्रकाश इसी तरह अपनी कहानियों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।